स्टूडेंट्स, आज हम ब्रायोफाइट्स के कुछ विशिष्ट लक्षणों की या हम कहें जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स जो प्लांट है, जैसे कि मैंने अपनी पूर्व की कक्षाओं में बताया है कि ये एक प्रथम हम कह सकते हैं कि लैंड प्लांट्स हैं। और जब पौधे जो या हम कहें कि पूर्व में जो भी जीवन पानी में था, और हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की, तो वो शैवालों के रूप में था। आज भी शैवाल, कई सारे शैवाल जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। पर जब पृथ्वी पर की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वप्रथम जो पौधे आए थे, उन्हें हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। इन्हें एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है और शैवालों में नहीं होता है। और लगभग पूरे विश्व भर में एक अनुमानित आंकड़ा है कि ब्रायोफाइट्स की 25,000 से अधिक प्रजातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती है। यह प्लांट आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और अगर हम एंजियोस्पर्म को छोड़ दें, जो पुष्पीय पादप हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद सबसे बड़ा समूह है प्लांट्स का। जनरल कैरेक्टर्स, ये जो प्लांट्स हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब हुआ कि इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, इनमें जाइलम नहीं होता है, इनमें फ्लोएम नहीं होता है। इनको आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि बहुत ही आकार में छोटे हैं और पानी का या भोजन का जो ट्रांसपोर्ट है, स्थानांतरण है, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य आसानी से डिफ्यूजन के माध्यम से हो जाता है। और संवहन ऊतक, खास करके ऐसे पौधे जो आकार में बड़े होते हैं, तो उनमें आवश्यकता होती है संवहन ऊतकों की, परंतु इनमें नहीं है। और ये एम्ब्रियोफाइट्स हैं, ये एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। और जब इनकी जीवन चक्र की बात करें, लाइफ हिस्ट्री की बात करें, तो इनकी जो डोमिनेंट फेज़ होती है, जो प्रभावी जो अवस्था है इनके जीवन में, वो गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट अवस्था जो है, जिसे हम युग्मोद्भिद अवस्था भी कहते हैं, ये हैप्लॉइड अवस्था होती है और इन पर निर्भर करती है स्पोरोफिटिक फेज। जीवन चक्र में किसी भी पौधे की लाइफ साइकिल में दो फेजेस मिलेगी, एक गैमेटोफाइट और एक दूसरी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं। जो उच्च पादप हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं या इवन टेरिडोफाइट्स हैं, तो उनमें स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट पाई जाती है और युग्मोद्भिद अवस्था जो है, गैमेटोफिटिक फेज जो होता है, वो लेस डोमिनेंट होती है और वो गैमेटोफाइट उन पर निर्भर करता है स्पोरोफाइट में। परंतु ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट जो फेज है, बीजाणुद्भिद अवस्था, वो इस पर डिपेंड करती है। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स में 3 मुख्य टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं: मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट, ये 3 प्रमुख ग्रुप्स हैं। इनमें सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है मॉसेस में, मॉसेस के बाद पाई जाती है लिवरवर्ट्स में और सबसे कम प्रजातियां पाई जाती है हॉर्नवर्ट्स में। They are not considered to have given rise to the vascular plants, but they probably were the earliest land plant. जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले land plants थे। Like the rest of the land plants, they evolved from green algal ancestors closely related to charophytes. जहाँ तक इनके विकास का सवाल है कि ये किस समूह से विकसित हुए हैं, तो यह अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि ये ग्रीन एल्गा से, जो हरे शैवाल हैं, उनसे विकसित हुए हैं, इवॉल्व हैं और काफ़ी कुछ इनकी समानता है कैरोफाइट्स शैवालों से।
जनरली अगर हम इनका हैबिट की बात करें तो ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स इरेक्ट होते हैं, मतलब ऊर्ध्वा है, मतलब ज़मीन से ऊपर की तरफ होते हैं। मॉसेस मोस्टली इरेक्ट होती है। और क्रीपिंग स्टेम्स या तो इरेक्ट होंगे या फिर वो क्रीप करेंगे, चपटे होंगे, ज़मीन से पर पाए जाएंगे, जो कि पार्श्व स्थिति जिसे हम कहते हैं। एंड टाइनी लीव्स वैसे पाई जाती हैं मॉसेस में, बहुत ही छोटे आकार की होती हैं। बट हॉर्नवर्ड्स एंड सम लीवरवर्ड्स हैव ओनली फ्लैट थैलस। अब मॉसेस की बात करें तो उनमें स्टेम लाइक या थोड़ी बहुत लीफ लाइफ स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि हॉर्नवर्ड्स और जो लीवरवर्ड्स हैं उनमें उनका जो आकार है या उनमें जो पौधे का जो स्वरूप है वो थैलस नुमा होता है। उनमें किसी भी प्रकार की पत्तियां नहीं पाई जाती है। थैलस का मतलब है ऐसा प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम जड़ या तना या पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्वरूप को हम कहते हैं थैलस। तो थैलस स्वरूप जो है या थैला जो संरचना है वो मुख्य रूप से हॉर्नवर्ड्स और लीववर्ड्स में पाई जाती है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मॉसेस की लगभग 10,000 से अधिक प्रजातियां हैं, लीवरवर्ड्स की लगभग 7,000 से अधिक प्रजातियां हैं और हॉर्नवर्ड्स की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां। हालांकि ये आंकड़ा और बढ़ चुका है। मॉसेस कम से कम 14 से 15,000 है और 8 से 10,000 के आसपास लीवरवर्ड्स की विभिन्न प्रजातियां अभी तक खोजी जा चुकी हैं। हैबिटेट्स जो हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं आकार में, बट दे कैन बी वेरी कॉन्स्पिक्यूअस ग्रोइंग एज एक्सटेंसिव मैट्स इन वुडलैंड। परंतु आकार में छोटे होने के तो होते हैं, पर ये इनका जो ग्रोथ है काफ़ी मैटी होता है, मतलब कुशन के फॉर्म में होते हैं, टफ्स के फॉर्म में होते हैं, बहुत ही पास जो पैचेस के फॉर्म में इनकी पैचेस के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। जनरली ये ज़मीनों पर, दीवारों पर, गीली नम मिट्टी पर, नम ज़मीन पर या नमी वाली जो दीवारें हैं, चट्टानें हैं, जहाँ भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। इवन ट्री ट्रंक्स पर भी पाए जाते हैं। एंड एज अ पायनियर कॉलोनिस्ट ऑफ डिस्टर्ब, ये अगर हम प्लांट सक्सेशन की बात करें तो काफ़ी मॉसेस जो हैं वो पायनियर स्पीसीज भी होती है कम्युनिटी सक्सेशन की। तो ये मुख्य रूप से ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, अधिक हो, और जो रोशनी है वो एकदम तीक्ष्ण नहीं होनी चाहिए, तीव्र नहीं होनी चाहिए। और इनको सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए पर ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। तो जनरली छायादार जगह पर जहाँ सीधी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती हो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल कंडीशंस में, और ख़ास करके ऐसे एरियाज़ जो कि डिस्टर्ब नहीं हो, नॉन पोल्यूटेड एरियाज़ में जनरली ये प्रेफर करते हैं या वहाँ पे ये वृद्धि करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर लैंड प्लांट्स टेरेस्ट्रियल विद सम एक्वेटिक फॉर्म। मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल स्थलीय वातावरण में ही पाए जाते हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे वृक्षिया फ्लूटेंस ये एक्वेटिक स्पीसीज़ है ब्रायोफाइट की, काफ़ी छोटे हैं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज़ होती है, और इनकी जो जनरेशन है वो हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन है। हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन मतलब दोनों फॉर्म जो है आसानी डिफरेंट है। ये मतलब गैमेटोफाइट फॉर्म एक, उसका जो स्वरूप है वो स्पोरोफाइटिक फॉर्म के स्वरूप से बिल्कुल ही अलग होता है। तो हम दोनों को आसानी से पहचान सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। और ऐसी जो अवस्था है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट विभिन्न डिफरेंट हो तो हम उसे हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। होमोमॉर्फिक का मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक अवस्था देखने में बिल्कुल एक जैसी हो तो हम उसे होमोमॉर्फिक कहेंगे। स्पोरोफाइट जो है वो या तो पूर्ण रूप से या पार्शली, आंशिक तौर पर गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। चूँकि प्लांट्स हैं तो दे आर फोटोसिंथेटिक, नॉन वेस्कुलर हैं ही है। प्लांट बॉडी जो है वो थैलोइड होगी, खास करके लीवरवर्ड्स और हॉर्नवर्ड्स में। और अपने जो भी सबस्ट्रेटम है जो
उससे अटैच रहती है बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स आर नॉट ट्रू रूट्स, ठीक है, ट्रू रूट्स जो है वो एब्सेंट होती है। तो राइजोइड की सहायता से ये अपने, चाहे वो ज़मीन, चाहे वो मिट्टी हो, चट्टान हो, ट्री ट्रंक हो या ओल्ड वॉल्स हो, उन पर ये चिपके हुए रहते हैं या उनसे अटैच्ड रहते हैं। Plant bodies also differentiate into stem-like and leaf-like structures, particularly in mosses. Mosses के अंदर ये थोड़े से थोड़ा बहुत स्टेम-लाइक और लीफ-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि ये जो स्टेम और लीफ है ये न ही ट्रू स्टेम है और न ही ट्रू लीव्स है। क्यूटिकल्स एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। इनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं, हालांकि इनमें कई जगह पोर्स होते हैं, उन्हें एयर पोर्स कहा जाता है, बट दे आर नॉट स्टोमेटास। The bryophytes show alternation of generation. The haploid gametophyte alternates with diploid sporophytes. की जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अवस्था है वह डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अवस्था से अल्टरनेट करती है। जो गैमेटोफाइट अवस्था है, जो युग्मोद्भिद अवस्था है, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, लैंगिक जनन के पश्चात युग्मकों का निर्माण करती है, और जबकि जो स्पोरोफाइट अवस्था है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात बीजाणुओं का निर्माण करती है। गैमेटोफाइट्स आर होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। गैमेटोफाइट होमोथैलिक भी हो सकता है तो हेटेरोथैलिक भी हो सकता है। होमोथैलिक का तात्पर्य ये है कि नर और मादा जो जननांग है वो एक ही थैलस पर होते हैं उनसे। मेल और फीमेल reproductive organs if present on same thallus, then the thallus can be called as homothallic. Otherwise, if they are found in two different thallus, अगर नर और मादा जो और सेक्स ऑर्गन्स अगर डिफरेंट थैलस पर हैं तो दे आर कॉल्ड एज हेटेरोथैलिक। द गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट, कॉन्स्पिक्यूअस एंड इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट है, वो किस पर निर्भर नहीं करती, वह अपना कार्य खुद कर सकती है, मतलब अपना भोजन का निर्माण और सब कुछ वह स्वयं कर सकती है। सभी प्रजातियों में लैंगिक जनन पाया जाता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज़ द आर्किगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसे आर्किगोनियम कहते हैं। इसी प्रकार से जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है। द ओवम रिमेन्स इन द आर्किगोनियम एंड स्पर्मेटोजॉइड स्विम टू इट बाय कीमोटैक्सिस। आर्किगोनियम के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल गैमेट एक ओवम होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है और वह आर्किगोनियम में ही रहता है, जहाँ इसका निर्माण होता है उसी में वो रहता है। जबकि एंथ्रीडियम में छोटे छोटे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, बहुत कई प्रकार के एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, कई असंख्य मात्रा में स्पर्मेटोजॉइड्स का निर्माण होता है या एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। आकार में बहुत छोटे होते हैं ओवम से, और वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, उन पर कशाभिकाएँ होती हैं, वो मोटाइल होते हैं और पानी की सहायता से वह आर्किगोनियम तक पहुंच पाते हैं और ओवम को निषेचित कर सकते हैं। तो कीमोटैक्सिस के माध्यम से भी वो उनकी तरफ केमिकल अट्रैक्टेंट्स की जो होते हैं, जो आर्किगोनियम रिलीज करती है, उसके माध्यम से भी वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, आर्किगोनियम तक। Although bryophytes are land plants, they are still independent upon water for fertilization as sperm swims in water film. चूँकि ब्रायोफाइट्स जो हैं स्थलीय पादप हैं, स्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं, परंतु इसके पश्चात भी उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना वाटर के वह लैंगिक जनन नहीं कर पाते। जो स्पर्मेटोजॉइड्स है वो पानी की सहायता से ही आर्किगोनियम तक पहुंच पाते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। द स्पोरोफाइट इज, जब लैंगिक जनन के पश्चात, जब स्पर्मेटोजॉइड जो है, जिन्हें एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं, जब वो ओवम को आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइज कर देते हैं तो उसके पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और वो एक एम्ब्रियोनिक अवस्था से होते हुए जो है वह एम्ब्रियो फिर एक स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है। तो आर्किगोनियम में ही स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, और वो स्पोरोफाइट का निर्माण कहाँ हो रहा है, उसी गैमेटोफाइट के अंदर, क्योंकि गैमेटोफाइट मतलब ऐसा प्लांट जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो मेन जो थैलस है जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, उसके अंदर एंथ्रीडियम भी है और आर्किगोनियम भी है। तो जब एंथ्रीडियम
जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस किया, आर्किगोनियम ने फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, आर्किगोनियम के अंदर, और उसके पश्चात जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। तो एक बात निश्चित है कि उसी गैमेटोफाइट पर जहाँ आर्किगोनियम उपस्थित है उसी आर्किगोनियम में स्पोरोफाइट बनेगा। इट मीन्स कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अटैच्ड पाया जाता है। द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड एंड डिपेंडेंट अपॉन द gametophyte for its nutrition, that is it is parasitic on the gametophyte. The diploid sporophyte usually consists of a basal foot, an elevating seta and a terminal sporogonium, the capsule. तो जब आप स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पोरोफाइट के तीन मुख्य भाग होते हैं। एक तो सबसे नीचे जो उसका फुट होता है वह थैलस से अटैच्ड होता है और गैमेटोफाइट से अटैच होता है। उससे ऊपर जो होता है सीटा, जो उसको एलिवेट करता है ऊपर की तरफ, और सबसे आखिरी जो भाग होता है वो उसे कैप्सूल कहते हैं। उसी कैप्सूल के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है जो बाद में जाके बीजाणु का निर्माण करता है। स्पोर्स जो बनते हैं, चूँकि स्पोरोफाइट जो बना है चाहे फुट सीटा कैप्सूल, उसकी अधिकतर कोशिकाएं डिप्लॉयड होती है। तो जो स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है, जो इसमें स्पोर मदर सेल्स होती हैं, वो डिप्लॉयड होती है। वो मियोसिस के पश्चात, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण करती है। तो और यही स्पोर्स जो हैं, हैप्लॉइड स्पोर, जब डिस्पर्सल मैकेनिज्म, जब वो कैप्सूल फटता है, तो उसके बाद डिस्पर्स होकर आसपास के एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं। और जब भी सूटेबल एनवायरनमेंट होगा तो वह जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे और पुनः एक नया गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। These plants lack specialized cells for the transport of material. इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। Absence of vascular tissues limits bryophyte to moist habitats and small size. इसलिए चूँकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, इस कारण इनका एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ही अपने आप को सीमित रख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम और आगे ब्रायोफाइट की क्लास में और आगे पढ़ेंगे, कुछ चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और एक जेनेरा को